बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारे डेटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन के आज के लेक्चर नंबर 7 का टॉपिक है दी अवलांच इफेक्ट, और मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद तैयब चौधरी। आज का एजेंडा, इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड या DES की जो बात की थी, और हमने इसकी ब्रीफ हिस्ट्री, इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू और फिर उसके बाद डिटेल्ड आर्किटेक्चर हमने देखा था। और अभी हम इसकी एक ब्रीफ रिवीजन करेंगे, और फिर हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है दी अवलांच इफेक्ट। DES या डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का जो आर्किटेक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में देखा था, तो हमने ये पढ़ा था कि DES अमेरिका में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी है, नेस्ट, उसका एक एवेलुएटेड जो एक स्टैंडर्ड था या इंक्रिप्शन एल्गोरिदम था कि जिसको उन्होंने रिकमेंड किया था USA गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल जो यूज़ के लिए, और ये अपने ज़माने में कामयाब तरीन और एक महफूज तरीन जो साइफ़र है वो रहा। और फिर पिछली सदी के आखिर में निस्ट ने इसको इसका जो एक नया वर्जन इशू किया ट्रिपल DES, जिसमें कि DES को ही 3 दफ़ा 2 या 3 डिफरेंट कीज़ के साथ रन किया जाता था ओवर द प्लेन टेक्स्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महफूज जो है साइफर टेक्स्ट को जनरेट किया जा सके। तो इसका जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है ये इस वक्त आपके सामने है। ये फिगर जो मैंने लास्ट टाइम आपको गूगल पे जो एक बुक रिकमेंड की थी बाय फ्रूजन, ये उसके चैप्टर नंबर 6 की ये फिगर है, फॉर योर रिमाइंडर। और इसमें जैसे कि आपके सामने है कि जो इसका जो ये इंक्रिप्शन का पार्ट है, ये इसमें शो 6.2 में, और इसमें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट जो है इनपुट है, और इसके साथ आपको याद होगा कि 64 बिट की ही की भी जो है यूज़ होती है। और जो एक इनिशियल परम्यूटेशन का राउंड परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कि जो प्लेन टेक्स्ट है उसकी बिट्स का जो ऑर्डर है इसकी बिट्स का, वो एक प्री डिसाइडेड ऑर्डर में उसको जो है वो ले आया जाता है, जो कि हमने देखा था कि एक सिंगल डायमेंशनल अरे में 64 जो इंडेक्सेस हैं उनको अरेंज किया गया था, जिसको कि इनिशियल परम्यूटेशन टेबल के तौर पे बुक में शो किया गया था। जो पहली जो प्रोसेसिंग होती है प्लेन टेक्स्ट में, इसमें DES में, वो ये है कि जो बिट्स हैं प्लेन टेक्स्ट की उनको स्क्रैम्बल कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू द प्री प्लान्ड जो इंडेक्स टेबल है। तो उसके बाद जो है इसके ऊपर 16 राउंड्स परफॉर्म किए जाते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के, और उन 16 राउंड्स में जो जो फंक्शन है राउंड फंक्शन f, वो अप्लाई होता है। और इस दौरान में इसके साथ साथ जो सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन परफॉर्म करके तो कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पैदा की जाती हैं इन साइफर टेक्स्ट। हर एक राउंड की जो की है वो डिफरेंट है फ्रॉम प्रीवियस और नेक्स्ट और एनी अदर राउंड। और ये जो टोटल जो राउंड्स हैं, ये 16 राउंड्स हैं, तो 16 डिफरेंट कीज़ यूज़ होती हैं। ये कीज़ जनरेट की जाती हैं जो इनिशियल जो इनपुट थी की 64 बिट की, उसमें से 56 बिट्स अलहदा करके, तो उनसे ये जो 16 कीज़ हैं एक के बाद एक जनरेट की जाती हैं आफ्टर फॉलोइंग एन एल्गोरिदम, की जनरेशन एल्गोरिदम। वो भी अभी रिवाइज कर लेते हैं वो क्या था। फाइनली जो राउंड 16 के बाद जो आउटपुट है उसको एक दफ़ा जो उसका राइट और लेफ़्ट ब्लॉक है वो शफल किया जाता है, और फिर एक प्री आउटपुट यानी जनरेट की जाती है उसको कहते हैं। और वो फिर एक फाइनल परम्यूटेशन जो कि इनिशियल परम्यूटेशन का रिवर्स है, उससे वो
टेक्स्ट को जो अब इस वक्त सेमी साइफर टेक्स्ट या साइफर टेक्स्ट में चेंज हो गया हुआ है, उसको स्क्रैम्बल किया जाता है। और ये जो फाइनल परम्यूटेशन है, ये इनिशियल परम्यूटेशन का इन्वर्स है। यानी इनिशियल परम्यूटेशन में जो स्क्रैम्बलिंग टेबल था, उसको या जो आप कह लें कि जो परम्यूटेशन टेबल था या जो अरे थी जो इंडेक्सेस की, उसके ये जो बिट्स शफल की गई थी, तो वो उन बिट्स को वापस जो है उनके ओरिजिनल जो इंडेक्स है उनके ऊपर ले आया जाता है। ये बात याद रखने की है कि ये पहली चीज़ कि ये सब कुछ जो है ये सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट हो रहा था, और इसको आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन जो इसके सिलसिले में हेल्प मिल जाएगी। इस बुक में जो सूडो कोड गिवन है वो आप पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये इनिशियल और जो फाइनल परम्यूटेशन या इस दौरान में जितनी भी तरह की परम्यूटेशन यूज़ की गई है, वो अरे के सूरत में सिंगल डायमेंशनल अरे या कई जगहों पे 2D अरेज यूज़ की गई हैं, और उनमें जो नंबर्स लिखे हुए थे, अगर जब आप बुक पढ़ेंगे तो वो थे इंडेक्सेस, बिट्स के इंडेक्सेस थे। तो इनिशियल परम्यूटेशन में जो बिट्स के इंडेक्सेस थे, फाइनल परम्यूटेशन में उन इंडेक्सेस को इस तरह से रिवर्ट किया गया है कि इनिशियल परम्यूटेशन में जो बिट इनिशियल परम्यूटेशन में डिस्प्लेस हुई थी अपनी जगह से, अब 16 राउंड्स और जो लास्ट जो शफलिंग के बाद जो प्री आउटपुट है, उसमें वो ओरिजिनल बिट की जो डिस्प्लेस्ड जो लोकेशन थी, मसलन के बिट नंबर 10 अगर जो है जब इंडेक्स नंबर 10 पे जो बिट थी प्लेन टेक्स्ट में, वो शफल होके जो है इंडेक्स नंबर 20 पे चली गई थी आफ्टर इनिशियल परम्यूटेशन। तो अब जो फाइनल या इन्वर्स परम्यूटेशन है, उसमें बिट नंबर जो 20 है, ये 20th इंडेक्स पे जो भी बिट है, चाहे अब वो बिट तो साइफर टेक्स्ट का पार्ट है, लेकिन अब वो 20th जो इंडेक्स पे जो बिट है वो वापस 10th इंडेक्स पे चली जाएगी। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड फाइनल परम्यूटेशन या इनवर्स परम्यूटेशन। और ये जो सब कुछ जो है ये सॉफ्टवेयर में जो बिल्ड किया जाता है, और इन तमाम चीज़ों का मकसद यही है कि जो साइफर टेक्स्ट है उसमें कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस की जाएँ, ताकि उसका क्रिप्ट एनालिसिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल बन जाए। अब आते हैं हम राउंड फंक्शन की तरफ। ये एक जो मल्टी स्टेज जो एक फंक्शन था जिसमें कि टेक्स्ट को जो है वो प्रोसेस किया जाता है, और ये क्योंकि 16 राउंड्स हैं और हर राउंड में ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, ये फंक्शन जो कि इस वक्त राइट साइड में आपको इसके सारी स्टेजेस नज़र आ रही हैं, तो ये टोटली 16 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। और इस फंक्शन को जो इनपुट दी जाती है, वो जो ओरिजिनल 64 बिट की इनपुट है DES की, उसके राइट साइड का 32 बिट्स का जो सब ब्लॉक है, वो इसको इनपुट दिया जाता है। एक और बात वो ये है कि इनिशियल और फाइनल परम्यूटेशन जो DES की है, उसके अलावा बकाया तमाम जो आर्किटेक्चर है वो फीस्टल साइफर का आर्किटेक्चर ही है। सो जिस तरह फीस्टल साइफर में राउंड फंक्शन एफ को जो राइट साइड का जो ब्लॉक है वो उसको इनपुट मिलती थी, फिर वो फंक्शन में से पास ऑन होके तो लेफ्ट साइड का जो सब ब्लॉक था उसके साथ एग्जॉर होके उस राउंड की आउटपुट में राइट साइड पे कॉपी कर दिया जाती थी वो 32 बिट्स, और जो इस राउंड की जो इनपुट थी उसका जो राइट साइड यानी कि जो इस फंक्शन एफ में इनपुट आनी थी, वो वाला जो ब्लॉक है उसका जो पार्ट है ब्लॉक का राइट सब ब्लॉक, उसको इस राउंड की आउटपुट में लेफ्ट सब ब्लॉक में कॉपी कर दिया जाता है। और फिस्टल साइफर में भी ऐसा होता था, इसमें भी ऐसा है, एक्सेप्ट दैट कि अब हम जो राउंड फंक्शन है उसको हमने जो लास्ट लेक्चर में बहुत तफसील से देखा था। ये राउंड फंक्शन डिफरेंट जो प्रोसेसिंग है वो इसकी परफॉर्म करता है, और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है की को
यूज़ करना टू परफॉर्म द इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक ऐसा प्रोसेस जो प्लेन टेक्स्ट और की को इनपुट लेके जो आउटपुट ऐसी जनरेट करे जो कि नॉन रीडेबल फॉर्म में हो या नॉन रीडेबल फॉर ह्यूमन हो, तो हम उस प्रोसेस को हम इंक्रिप्शन कहेंगे। तो जो इंक्रिप्शन डीईएस में जो एक्चुअल इंक्रिप्शन जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन परफॉर्म होती है, वो राउंड फंक्शन में ही होती है। जो इनिशियल और फाइनल परम्यूटेशन है, वो सिर्फ बिट्स को शफल करते हैं। वो जो हम उसको ट्रेडिशनली जो इंक्रिप्शन है, उसकी डेफिनेशन में नहीं कंसिडर करेंगे। बहरहाल जो राउंड फंक्शन है, उसमें इनपुट है जी 32 बिट्स की, जैसे कि नज़र आ रहा है। इन 32 बिट्स को एक्सपेंड करके 48 बिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाय यूजिंग एक्सपेंशन डी बॉक्स प्रोसेसिंग के, जिसमें जो 32 बिट के 4-4 बिट के 8 ब्लॉक बना के फिर उनकी जो बाउंड्री की जो बिट्स हैं, एक किसी एक ब्लॉक से अगले ब्लॉक और उससे पिछले ब्लॉक हैं, उनको उन बिट्स के साथ कंकैटिनेट करके 6-6 बिट्स के ब्लॉक्स बना के 48 बिट्स की टोटल जो है आउटपुट ये एक्सपेंशन डी बॉक्स से जनरेट की जाती थी। और इसके सिलसिले में आपने उसमें अगर आप बुक ओपन करेंगे तो आपको उसमें टेबल में सारा इसका, यानी जो एक टेबुलर फॉर्म में इसका आर्किटेक्चर दिया गया है, जो कि एक्सपेंशन डी बॉक्स के तौर पे उसमें है, आप वो देख सकते हैं। बहरहाल इस 48 बिट्स की जो इसने आउटपुट जनरेट की एक्सपेंडेड जो टेक्स्ट की, तो उसको फिर की जो उस राउंड की है, जो कि 48 बिट्स की ही होगी, तो उसको एक्सॉर कर दिया जाएगा विद दिस 48 बिट एक्सपेंडेड इनपुट। और उसका जो नतीजा निकलेगा एक्सॉर का, वो है कि 48 बिट्स जनरेट होंगी। इन 48 बिट्स को अब कंप्रेस किया जाएगा बाय यूजिंग एस बॉक्सेस। तो क्योंकि ये 6-6 बिट के जो हैं 8 सेट्स जो थे एक्सपेंडेड जो टेक्स्ट के, अब वो 6-6 बिट के सेमी साइफर टेक्स्ट में चेंज हो गए हैं आफ्टर द एक्सॉर विद द की। तो ये 8 एस बॉक्स टेबल हैं। ये भी उस बुक में आपको वैसे भी आप अगर यूज़ करें नेट फॉर द डीईएस और उसके बारे में सर्च करें तो आपको वो उनका आर्किटेक्चर मिल जाएगा। वो 8 एस बॉक्सेस, हर एक ब्लॉक के इंडेक्स के मुताबिक 1 से 8 तक इंडेक्स है। तो पहले ब्लॉक को एस बॉक्स 1 के मुताबिक जो है उसको कंप्रेस किया जाएगा। कंप्रेस करने के लिए क्या था उसमें जो तरीका यूज़ किया गया था कि जो 6 बिट का ब्लॉक है, उसकी पहली और आखिरी बिट को कंकैटिनेट कर दिया जाता है और उससे एक इक्विवेलेंट डिजिट या इंडेक्स जनरेट किया जाता है, जो कि एस बॉक्स के टेबल की सूरत में है। 2D अरे आप कह लें इसको, या मैट्रिक्स कह लें किसी इस हवाले से, क्योंकि ये रोज़ और कॉलम्स में बाकायदा डिवाइडेड है। और उसमें 16 कॉलम्स थे हर एक एस बॉक्स के, और 4 रोज़ थी। तो 48 एंट्रीज उसमें थी, और हर एक सेल में एक नंबर था, और वो नंबर 0 से 15 तक था, यानी 4 बिट्स में जो नंबर रिप्रेजेंट हो सके, क्योंकि हमने जो हर एक जो ब्लॉक है 6 बिट्स का, उसको हमने 4 बिट्स में चेंज करना है, ताकि 48 बिट से 8 ब्लॉक जो हैं वो 32 बिट के जो 8 ब्लॉक्स में, यानी 4-4 बिट्स के 8 ब्लॉक में 32 बिट टोटल लेंथ में वो चेंज हो जाए। सो वो जो एस बॉक्स की जो इनपुट है, हर एक एक्स बॉक्स की 6 बिट्स का जो ब्लॉक था, तो उसकी पहली और आखिरी बिट को मिला के एस बॉक्स का रो नंबर जनरेट किया गया। ये रो नंबर 0 इंडेक्स से 0 1 2 3, और जो दरमियानी 4 बिट्स थी उनसे एक जो नंबर जो इसका इक्वलेंट जो नंबर है डेसिमल, उसके मुताबिक जो 0 से 15 तक कॉलम जो इंडेक्स थे, उन कॉलम इंडेक्स को जो है वो उनमें से जिस भी कॉलम नंबर का इक्विवेलेंट 4 बिट्स बनाती थी, तो वो मार्क कर लिया गया, कॉलम मार्क कर लिया, रो मार्क कर लिया। अब उनके जो इंटरसेक्शन पे जो सेल है, उसमें एस बॉक्स में जो भी नंबर फ्रॉम 0 to 15 लिखा हो, उसकी बाइनरी जनरेट कर ली जाती।
और वो बाइनरी यानी वो 6 बिट्स का इक्विवेलेंट बन जाती है। तो 4 बिट्स में, और फिर इस तरह से 4-4 बिट के 8 ब्लॉक, हर एक एस ब्लॉक से एक-एक ब्लॉक 4 बिट्स का जनरेट हो जाता है। उसको फिर एक और स्ट्रेट डी बॉक्स यानी 32 बिट टू 32 बिट की स्क्रैम्बलिंग एक और उसके ऊपर परफॉर्म की जाती है, ताकि उसमें मज़ीद जो है कम्प्लेक्सिटी आ जाए, और फिर इसको फाइनली ये आउट कर दिया जाता है आउटपुट के तौर पे फंक्शन एफ से, या फंक्शन एफ का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद जो फिस्टल साइफर की तरह जो लेफ्ट साइड का सब ब्लॉक है उसके साथ इसको, जो ये फंक्शन एफ की आउटपुट है 32 बिट की, एक्सॉर करके, तो जो 32 बिट उसके बाद जनरेट होते हैं उनको इस राउंड की आउटपुट में राइट साइड के सब ब्लॉक में राइट कर दिया जाता था। और जो लेफ्ट साइड को का जो इस्तेमाल इतना ही था, और फिर राइट साइड का जो इनपुट थी फंक्शन एफ की, उसको उस राउंड के आउटपुट में लेफ्ट साइड पे कॉपी कर दिया जाता था। इसके बाद हमने देखा था की जनरेशन का जो एल्गोरिदम है, की जनरेशन का एल्गोरिदम भी अपनी जगह पे एक कम्प्लेक्सिटी लिए हुए है। इसमें सबसे पहले जो देखें तो इनपुट है जी 64 बिट की, जिसको कि पैरिटी ड्रॉप जो है प्रोसेस उससे गुजारा जाएगा। ये भी बेसिकली एक टेबुलर फॉर्म में इंडेक्सेस का टेबल है, कि जिसमें कि जो राइट मोस्ट बिट है हर एक बाइट की, 64 बिट में 8 बाइट होंगी, तो राइट मोस्ट बिट को पैरिटी कंसिडर करते हुए हर एक बाइट में से वो यूज़ नहीं किया जाता इन जनरेशन ऑफ द कीज़, राउंड कीज़, तो वो उनको निकाल दिया जाएगा। तो बकाया जो 56 बिट्स हैं उनको दो हाफ में डिवाइड करके 28 बिट का लेफ़्ट ब्लॉक और एक 28 बिट का राइट ब्लॉक, और उनको एक बिट शिफ्टिंग के, सर्कुलर शिफ्टिंग के प्रोसेस से गुजारा जाएगा अकॉर्डिंग टू द राउंड, कि जो कितनी बिट्स जो है लेफ़्ट शिफ्ट होनी है, एक या दो बिट्स एक दफ़ा में लेफ़्ट शिफ्ट होंगी, और ये सर्कुलर लेफ़्ट शिफ्ट है इन ये 28 बिट्स के राइट और 28 बिट्स के लेफ़्ट ब्लॉक की। और ये राउंड नंबर पे डिपेंड करते हैं, कि अगर राउंड नंबर है जी 1, 2, 9 या 16, तो 1 बिट की लेफ़्ट शिफ्ट होगी, और तमाम बकाया राउंड्स के लिए 2 बिट्स की लेफ़्ट शिफ्ट होगी। सो जब ये लेफ़्ट शिफ्ट करके दोनों जो ब्लॉक्स हैं, लेफ़्ट ब्लॉक और राइट ब्लॉक, तो जो भी अब उनकी जो स्टेज होगी इन सब ब्लॉक से, उनको कंकैटिनेट करके 56 बिट की एक अरे जनरेट करके, तो उसको कंप्रेशन जो डी बॉक्स है उसमें से गुजारा जाएगा, जो कि एक बेसिकली एक इंडेक्सेस का ये भी एक टेबल है, जो कि 56 बिट्स की आउटपुट में से 48 बिट सेलेक्ट करता है, और उसको फिर जो एज एन आउटपुट वो राउंड, हर एक राउंड को ये एक की प्रोवाइड करता है। फिर दोबारा अगले राउंड के लिए ये प्रोसेस दोबारा शुरू, यही काम दोबारा शुरू होता है कि जो लेफ़्ट और राइट जो ब्लॉक हैं की के, उनको डिपेंडिंग अपॉन राउंड नंबर एक या दो बिट्स के शिफ्ट करके लेफ़्ट शिफ्ट, तो कंप्रेशन डी बॉक्स से एक और बिट जो है वो सेलेक्ट कर ली जाती है, और ये सिलसिला 16 राउंड्स तक चलता है। तो जो सबसे शुरू का पैरिटी ड्रॉप है वो एक ही दफ़ा परफॉर्म होता है। उसके बाद ये जितने राउंड्स हैं, 16 राउंड्स हैं, जैसे कि हमने देखा है इसमें एग्जांपल में, तो 16 राउंड्स में ये जो 16 कीज़, सब कीज़ जो हैं ये जनरेट करता है। सो हमने ये भी देखा था कि जितनी ज़्यादा यूनिक कीज़ जनरेट होंगी, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो साइफ़र है वो जनरेट होगा। एनी हाउ, हम अब अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। ये है जी अवालांच इफेक्ट। A desirable property of any encryption algorithm is that a small change in either the plain text or the key should produce a significant change in the cipher text. ये एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है साइफर की, वो ये है कि अगर टेक्स्ट में एक जो स्मॉल जो चेंज है वो अगर आती है, तो उसका जो रिजल्टेंट साइफर टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा वो चेंज हो जाए। स्मॉल चेंज आने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक जो प्लेन टेक्स्ट का जो सेंटेंस है या जो भी
जो डेटा है इन प्लेन टेक्स्ट फॉर्म, वो अगर पास ऑन होता है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम से, तो जो उसका रिजल्टिंग साइफर टेक्स्ट जनरेट है, अगर वही जो जुमला है या जो भी जितना भी प्लेन टेक्स्ट है उसको विद माइनर चेंजेस, फॉर एग्जांपल हम उसमें से एक वर्ड चेंज कर देते हैं, हम एक अल्फ़ाबेट चेंज कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो जो उसका जो अब की दफ़ा जो साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा वो इस चेंज से पहले जो प्लेन टेक्स्ट था उसके साइफर टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। ये इसलिए भी है कि अगर जो पैसिव अटैक, जो कि आपको याद हो हमने पढ़ा था S1 से पहले, कि जिसमें जो अटैकर है वो सैंपल टेक्स्ट सेंड करता है उस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को, और उसको वो उससे जो साइफर टेक्स्ट जनरेट होता है वो अपने पास कॉपी कर लेता है। तो अगर जो फॉर एग्जांपल वो एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ सेंड करता है कि जिसमें मुख्तलिफ तरह से उसने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, और उन सेंटेंसेस में वो और ये काम वो बार-बार परफ़ॉर्म करता है, और हर दफ़ा सेंटेंस में से एक वर्ड या एक अल्फ़ाबेट वो कम या ज़्यादा कर देता है, और उसका इफ़ेक्ट देखकर वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करे कि इस जो साइफर टेक्स्ट हर दफ़ा जो जनरेट हो रहा है उसमें क्या चेंज आ रही है, और उसको नोट डाउन करने की कोशिश करे कि ये जो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है ये हर एक अल्फ़ाबेट को या वर्ड को या किसी पैटर्न को या किसी नंबर को किस तरह से साइफर टेक्स्ट में चेंज करता है, ताकि साइफर टेक्स्ट जो एक्चुअल किसी जो डेटा का जो साइफर टेक्स्ट है या जो टारगेट जो कर रहा है क्रिप्ट एनालिस्ट जिस साइफर टेक्स्ट को, उसको आसानी से डिक्रिप्ट किया जा सके। उसमें वो अंदर भी ये लगा सकता है कि जी सब्स्टिट्यूशन टेबल कैसे यूज़ हुए होंगे, की कौन सी यूज़ हुई होगी। तो अगर माइनर चेंज से बहुत ज़्यादा साइफर टेक्स्ट में चेंज आ जाए, तो इसका क्या मतलब है कि जो क्रिप्ट एनालिस्ट है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस बात का अंदाज़ा लगाना कि ज़रा एक अल्फ़ाबेट की चेंज की है और मल्टीपल जो अल्फ़ाबेट्स अगर चेंज हो गए हैं, तो उसके लिए एक ज़्यादा मुश्किल का बायस बनेगा उस साइफर टेक्स्ट को मज़ीद प्रोसेस करना, या उसके ऊपर मज़ीद जो है उसको टाइम लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। और यही चीज़ अवलांच इफ़ेक्ट कहलाती है कि बहुत माइनर चेंज आए टेक्स्ट में, और जो साइफर टेक्स्ट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, और साथ ही साथ में दूसरी साइड पे अगर जो अटैकर का अगर हम इस तरह से देखें कि वो सेम जो टेक्स्ट है उसको डिफरेंट इंक्रिप्शन के जो सेशंस हैं, मसलन डेली बेसिस पे वो सेम टेक्स्ट सेंड करता है सैंपल टेक्स्ट पैसिव अटैक करने के लिए, और डेटा उसका जो है वो इकट्ठा करता है। अब जो जो डेली अगर सपोज करें कि की चेंज हो जाती है, जो जो भी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की है, तो की चेंज होने से और जो वो उसके वही रहने वो जो प्लेन टेक्स्ट है उसके वही प्लेन टेक्स्ट रहने से अगर साइफर टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, तो जो अटैकर है उसको ये अंदाज़ा लगाने में बड़ी मुश्किल पेश आएगी कि की कौन सी यूज़ हो रही है या की के कंटेंट क्या थे। लेकिन जैसे और ये चीज़ भी जो है वो अवलांच इफेक्ट का हिस्सा है, यानी या टेक्स्ट में माइनर सी चेंज से साइफर टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, या की में चेंज से, और ये माइनर चेंज कह लें आप इसको, टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो साइफर है जो ऐसा करेगा, जो ऐसा रिजल्ट शो करेगा, वो अवलांच इफेक्ट शो कर रहा है साइफर, और ये एक डिज़ायरेबल चीज़ है, यानी कि ये ये एक जो है जो जो यूज़र्स हैं उनकी तरफ से ये चीज़ डिमांडेड है कि जो अवलांच इफेक्ट है वो आए, ताकि जो अटैकर हैं वो जो टेक्स्ट सैंपल्स से जो अटैक करने की कोशिश करते हैं वो टेक्स्ट में चेंज ज़रा सी चेंज करें,
तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं, और या मुख्तलिफ टाइम के ऊपर सेम टेक्स्ट भेजें जिससे कि वो अंदाज़ा लगाना चाह रहे हो कि की में क्या चेंज आई है या फ्यूचर की क्या होगी। यानी 4 दिन मुसलसल या 4 डिफरेंट सेशंस में, कंटिन्यूस सेशंस में डिफरेंट की के सैंपल से जो इंक्रिप्शन जनरेट हुई है, साइबर टेक्स्ट जनरेट हुआ है सैंपल टेक्स्ट का, उसके सैंपल एवेलुएट करके वो अंदाज़ा लगाना चाहिए कि 5वें दिन या 5वें सेशन में कौन सी की यूज़ होगी। तो ये उसके लिए नामुमकिन सी चीज़ बन के रह जाए, ये बहुत ही मुश्किल पेश आए इसको, जो स्क्रिप्ट एनालिस्ट है उसको ये करने में। और मीन वाइल जो यूज़फुल लाइफ है, जो इंफॉर्मेशन की उस डेटा में जो है मौजूद है साइबर टेक्स्ट में, वो ख़त्म हो जाए। यानी जो अटैकर है उसके किसी काम का ना रहे वो, जो अगर वो जो कामयाब हो भी जाता है साइबर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट जनरेट करने में, तो भी उसके वो किसी काम का ना रहे जो प्लेन टेक्स्ट है। सो हम आगे चलते हैं। तो इन अगला पॉइंट है, इन पर्टिकुलर a change in one bit of the plain text or one bit of the key should produce a change in many bits of the ciphertext. So जो एक सिग्निफिकेंट चेंज की हमने से पिछले पॉइंट में बात की थी साइबर टेक्स्ट में। सो सिग्निफिकेंट चेंज, क्योंकि हम बिट लेवल पे अगर हम बात करें तो एक बिट में सिग्निफिकेंट चेंज क्या आएगी कि 1 से 0 हो जाएगी या 0 से 1 हो जाएगी, इससे तीसरी या इसके अलावा कोई और वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। तो सिग्निफिकेंट चेंज का मतलब है कि मल्टीपल बिट्स चेंज हो जाएं। यानी एक बिट की, यानी ये जो पॉइंट नंबर 2 में है कि एक बिट की भी अगर चेंज आती है टेक्स्ट में, मिसाल के तौर पे आप ए की जगह बी कर देते हैं जो जो टेक्स्ट है, तो उससे एक बिट ना चेंज हो साइबर टेक्स्ट की, मल्टीपल बिट्स चेंज हो जाए, तो ये एक बहुत कन्फ्यूजन का बाइस बनेगा, और मुश्किल का बाइस बनेगा उसके लिए जो क्रिप्ट एनालिस्ट है। इनफैक्ट इस प्रॉपर्टी को डिफ्यूजन का नाम दिया गया था। तो हम अगर प्रॉपरली हम बात करें तो डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्रिप्ट एनालिस्ट को मुश्किल पेश आएगी। और की में इसके साथ साथ अगर की में एक बिट की भी चेंज हो जाए, तो जो जो साइफर टेक्स्ट है उसमें बहुत मल्टीपल बिट्स चेंज हो जाएं, तो जो अटैकर है वो की के जो के बारे में अंदाज़ा ना लगा सके या उसके लिए बहुत मुश्किल पेश आ जाए। तो ये जो हमने जिसकी जो बुक की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि ये प्रॉपर्टी कहलाता है कन्फ्यूजन की, जो है ये प्रॉपर्टी आ जाए इसमें। तो अगर अवलांच इफेक्ट है तो कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों काम कर रहे हैं, और अगर अवलांच इफेक्ट माइनर है तो इसका मतलब है कि कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी माइनर हैं, और अटैकर को जो एक हेल्प मिल सकती है थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ अटैक्स, या एक सैम्पलिंग अटैक ही अगर आप कह लें, तो कि वो साइफर टेक्स्ट से क्रिप्ट जो डिक्रिप्शन है उसकी वो आसानी से परफॉर्म करने के काबिल हो जाए या की का अंदाज़ा लगाने के काबिल हो जाए। दिस इज रेफर टू एज अवलांच इफेक्ट। यानी ओवरऑल, यानी ये जो एक माइनर चेंज, एक बिट की भी चेंज है और मल्टीपल बिट की जो साइफर टेक्स्ट में चेंज आ जाए, तो यानी एक बिट की भी प्लेन टेक्स्ट में या की में या दोनों में चेंज आए, तो साइफर टेक्स्ट की मल्टीपल बिट्स जो हैं वो चेंज हो जाएं, तो इसको अवलांच इफेक्ट कहेंगे। इसके अभी एग्जांपल हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। दिस इज रेफर टू एज अवलांच इफेक्ट इफ द चेंज were small. This might provide a way to reduce the size of plain text or key space to be searched. यानी अगर ये avalanche effect ना हो तो अटैकर के लिए जो जो अंदाज़ा लगाना या जो उसके लिए क्रिप्ट एनालिसिस में जो सैम्पल टेक्स्ट की जो वैरायटी है या जो की के बारे में जो उसने अंदाज़ा लगाना है, उसके जो नंबर ऑफ जो कम्बिनेशंस हैं की के, वो ज़्यादा, यानी वो उसके लिए फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं रहेगी, आसानी पैदा हो जाएगी। सो फर्दर हम इसमें 2 एग्जांपल्स देखते हैं। चैप्टर जो इसका जो आपकी जो रिकमेंडेड बुक है, जो उसके चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 के पेज 75 और 76 पे। सो लेट्स गो देयर।
सो आई होप आपको ये जो बुक है, ये स्क्रीन पे इसकी जो एग्जांपल नज़र आ रही होगी, जिसका टाइटल है अ डीईएस एग्जांपल। हम डीईएस के हवाले से अवलांच इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। ये की जो बुक में डीईएस की एक एग्जांपल दी गई है, उसमें कुछ इस तरह से है कि जो प्लेन टेक्स्ट है ये हेक्साडेसिमल जो वैल्यूज़ में 64 बिट के ब्लॉक को रिप्रेजेंट किया गया है, और जो की है वो भी 64 बिट की यूज़ होती है। तो ये टोटल यानी ये 16 एंट्रीज़ में, हर एक जो एंट्री आपको पता है हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स की होती है, तो ये 64 बिट्स की को रिप्रेजेंट किया गया है, और फिर जो इसका रिजल्टेंट साइफर टेक्स्ट है उसको दिखाया गया है। आप ये देख सकते हैं कि जो प्लेन टेक्स्ट के कंटेंट हैं और जो साइफर टेक्स्ट के कंटेंट हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली बात यह है कि जो डेटा जिस तरह से या बिट्स के जो रिप्रेजेंटेशन है इन हेक्साडेसिमल, वो और इन प्लेन टेक्स्ट और और उसके मुकाबले में साइफर टेक्स्ट में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और जो की है इसमें उसके कंटेंट्स हमारे सामने हैं। अब इस जो एग्जांपल में इन्होंने हर एक राउंड के हिसाब से जो 64 बिट का ब्लॉक है उसके लेफ़्ट और राइट जो कि ब्लॉक्स हैं, सब ब्लॉक्स, उनमें आने वाली चेंजेस को इसमें शो किया गया है। सो जो इनिशियल परम्यूटेशन से गुज़र के जो राइट साइड का ब्लॉक है उसकी 32 बिट्स, यानी ये 8 एंट्रीज़ आपके सामने हैं ये। और जो लेफ़्ट साइड का जो सब ब्लॉक है 32 बिट्स का, वो हमारे सामने है। सो ये बात ये देखिए कि जो प्लेन टेक्स्ट था उसके जो कंटेंट थे वो अब इनिशियल परम्यूटेशन के राउंड में ही चेंज हो गए हुए हैं। सो ये वो प्लेन टेक्स्ट था जो जिसने कि अभी 16 राउंड्स की जो इनक्रिप्शन है उसको उसमें से इसने गुजरना है। सो फिस्टल साइफर में जो लेफ्ट और जो राइट ब्लॉक हैं दोनों ही ये प्लेन टेक्स्ट ही इनपुट होती थी राउंड नंबर 1 की। देयर वाज नो इनिशियल परम्यूटेशन। बहरहाल, तो अब हम जो आगे बढ़ते हैं, तो 16 राउंड्स में से हम ये देखें, और ये 16 कीज़ हैं, 16 कीज़ हैं की के आई के कॉलम के अंडर, जो कि हर एक राउंड की हमें नज़र आ रही है। और इसमें से अगर देखें तो कोई भी जो की है वो रिपीट नहीं हो रही है। 16 की 16 की जो हैं वो यूनिक हैं। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि पार्ट ऑफ एनी की इज़ रिपीटिंग, लेकिन टोटली जो ओवरऑल जो की है वो सेम नहीं आई है। कोई भी 16 कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन 100% दूसरे से सेम नहीं है। ये क्योंकि आपको याद है कि लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट से ये कीज़ जो हैं वो उसके बाद ये जनरेट होती रही हैं। तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी डीएस के केस में, इस किस्म के किसी भी एल्गोरिदम साइफर के केस में हो सकता है कि पार्ट ऑफ की जो है वो रिपीट हो, लेकिन इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि जो ओवरऑल जो की है वो नहीं रिपीट हो रही। उसके मुकाबले में हर एक राउंड की जो आउटपुट है वो हमारे सामने है, और जो फाइनल जो 16th राउंड के जो बाद एक प्री आउटपुट जनरेट होती है, ये वो हमारे सामने है, और फिर जो इन्वर्स या फाइनल परम्यूटेशन है वो हमारे सामने है, उसका उसके जो आउटपुट है वो हमारे सामने है। ये चीज़ एक ज़हन में अच्छी तरह से बिठा लें कि इनिशियल परम्यूटेशन में जो स्क्रैम्बल हुआ है इनिशियल परम्यूटेशन के बाद टेक्स्ट, जब इसकी परम्यूटेशन हम रिवर्स करेंगे तो ये टेक्स्ट दोबारा जनरेट नहीं होगा प्लेन टेक्स्ट। हम सिर्फ जो स्क्रैम्बल्ड जो बिट्स थी उनके इंडेक्सेस पे वो जो ओरिजिनल जो इंडेक्सेस की बिट्स के जो थे प्लेन टेक्स्ट की जो बिट के इंडेक्सेस थे, हम जो प्री आउटपुट की जो बिट्स हैं हम उनको उन इंडेक्सेस पे हम वापस लेके जा रहे हैं। लेकिन अब वो बिट्स क्योंकि चेंज हो गई हुई हैं तो इसलिए जो जो आउटपुट निकलेगी वो साइफर टेक्स्ट है इसका। ये प्लेन टेक्स्ट यहाँ से जनरेट नहीं हो रहा, और ये सारा कुछ आप सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
सो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ पे गौर करें कि तो जो डीईएस है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट जो जो टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट है, वो जनरेट करता है। ऑब्वियसली उसको करना भी चाहिए बिकॉज़ इट इज़ साइफर, उसका काम ही यही है। लेकिन इसकी जो जो स्ट्रेंथ है वो अब हम अवालांच इफ़ेक्ट के हवाले से देखते हैं। ये इससे आगे जो है अवालांच इफ़ेक्ट की जो 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक में जो टेक्स्ट है उसमें 1 बिट की चेंज की गई है और की सेम रखी गई है, और दोनों टेक्स्ट को डीईएस के एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम से गुज़ारा गया है। दूसरी तरफ जो की में 1 बिट की चेंज करके तो सेम टेक्स्ट को 2 कीज़ डिफरेंट कीज़ के साथ एन्क्रिप्ट किया गया। वो भी देख लेते हैं। पहले ये देखिए कि ये यानी कि ये राउंड 1 से पहले का ये जो है ये प्लेन टेक्स्ट है। ये 2 जो आपके सामने हैं सैंपल प्लेन टेक्स्ट, और इसमें जो क्या नाम लेते हैं, ऊपर एक जो पैराग्राफ में इन्होंने जस्ट इस चीज़ को ही एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो हमने बात की थी कि जो अटैकर है वो क्या कर सकता है कि वो एक जो सैंपल टेक्स्ट सेंड करे डीईएस के, जो भी डिवाइस डीईएस की इंक्रिप्शन परफॉर्म कर रही है उसको, और उसके बाद उस टेक्स्ट में माइनर चेंज करता है। माइनर माइनर तरीन चेंज क्या हो सकती है? 1 बिट की चेंज है। सो ये जो एग्जांपल है इसमें 1 बिट की चेंज से 2 साइफर जो प्लेन टेक्स्ट है उनको साइफर टेक्स्ट में चेंज करने की जो जो एग्जांपल है वो हमारे सामने है। तो इसमें जो पहली बिट है, ये अगेन ये सारा ये हेक्साडेसिमल में ये रिप्रेजेंट की गई है डेटा को। 64 बिट के 2 ब्लॉक्स हैं। सो जो फर्स्ट जो हेक्सा वैल्यू है वो ऊपर वाले जो रो में जो सैंपल टेक्स्ट है उसमें 0 है और नीचे 1 है। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है आपको अंदाज़ा है कि ये 0000 से ये वाला 0 रिप्रेजेंट हो रहा होगा, और ये 0001 से ये 1 रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो इन दोनों टेक्स्ट को 16 राउंड्स में से गुजार के और फाइनल जो परम्यूटेशन है उससे गुजार के, तो ये बताया गया है कि जो दोनों में जो बिट्स हैं वो कितना डिफरेंस है उनकी दोनों की जो कितनी बिट्स हैं जिसमें कि ये चेंज आई है। सो स्टार्टिंग में जब आप देखें तो 1 बिट की ही चेंज है, क्योंकि और वो बिट है यहाँ पे 0 है यहाँ पे और ये 1 है। इसके बाद जैसे-जैसे राउंड्स आगे चलते जाएँगे तो बिट्स में इनिशियली 1, 5, 18, 34, 37, 33 और इस तरह से चेंजेस हर एक राउंड में दोनों जो सैंपल टेक्स्ट थे उनके हर एक राउंड में जो है बहुत ज़्यादा आप देखेंगे बिट्स में चेंज आनी शुरू हो गई। और ये फाइनल जो परम्यूटेशन के बाद 32 बिट्स की चेंज, यानी टोटल 64 बिट्स का जो है वो ब्लॉक है, और उसमें से 32 बिट्स आपस में डिफरेंट है एक दूसरे के मुकाबले में। सो 1 बिट की चेंज थी जो टेक्स्ट में, 2 डिफरेंट टेक्स्ट में, और जो डीएस ने उसमें ओवरऑल जब उसने साइफर टेक्स्ट जनरेट किया तो 32 बिट्स की चेंज आ गई है। सो ये एक यानी अवलांच इफेक्ट की एक एग्जांपल है कि 1 बिट की चेंज से बहुत ज़्यादा बिट्स जो हैं वो अफेक्ट हो गई हैं। सो आपको जो है अगली एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें टेक्स्ट सेम है और ये 2 दफ़ा एक टेक्स्ट को 2 दफ़ा एन्क्रिप्ट किया गया है विद 2 डिफरेंट कीज़, और वो जो कीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ उसने यहाँ पे बुक नहीं है, यहाँ पे बताई हुई हैं। और इसमें भी जो पहली जो एंट्री है ये भी 64 बिट्स की है, तो पहली एंट्री में ही 1 बिट का डिफरेंस है इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द एग्जांपल। तो आप ये देखें कि वो 1 बिट की में चेंज की, टेक्स्ट वही रहा। जो जो जैसे कि हमने पहले बात की है कि जो अटैकर है वो ये कर सकता है कि डिफरेंट टाइम्स के ऊपर सेम टेक्स्ट सेंड करे और डिवाइस को जो डिक्रिप्शन इनक्रिप्शन परफॉर्म कर रही है, इनक्रिप्शन जो डिवाइस परफॉर्म कर रही है उसे, और जो सैंपल जो उसका जो जो साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा उसको नोट करके अंदाज़ा लगाए कि ये
हर एक जो फिक्स टाइम के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल की कैसे चेंज हो रही है और अगली की कौन-सी होगी। तो वो उस चीज़ का जवाब है डीईएस में कि सैंपल टेक्स्ट सेम टेक्स्ट को आप 2 डिफरेंट की जिसमें कि सिर्फ़ 1 बिट की चेंज है। अगर आप एन्क्रिप्शन उसकी परफ़ॉर्म करें तो देखें दोनों में शुरू में कोई डिफ़रेंस नहीं है, 0 बिट जो है वो डिफ़रेंस है, एक-दूसरे से सेम है ये दोनों टेक्स्ट। लेकिन जब ये फाइनल परम्यूटेशन के बाद जो हमारे पास हाइपरटेक्स्ट आएगा इन दोनों के दोनों रन के केस में जिसमें कि सेम इनपुट प्लेन टेक्स्ट यूज़ हो रहा है, 30 बिट्स का डिफरेंस है। यानी की में 1 बिट की चेंज की और यहाँ 30 बिट्स का चेंज आ गया। सो ये चीज़ अवलांच इफ़ेक्ट डीईएस की जो है वो स्ट्रेंथ को शो करता है और हमने इस हवाले से ये चीज़ देखी कि जब आप किसी भी जो साइफ़र है उसको आप इवैल्यूएट कर रहे हों या आप रिकमेंड करें तो आप ये देखें कि उसमें अवलांच इफ़ेक्ट किस हद तक ये शो कर रहा है या जो अवलांच इफ़ेक्ट अगर नहीं आपको उसमें नज़र आ रहा तो इसका मतलब है कि वो एक एक जो रिकमेंडेड जो साइफ़र्स हैं ये उसकी जो कैटेगरी में या फिर उसको आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए। सो वी आर बैक ऑन आवर स्लाइड। तो ये आज का आपका लेक्चर था। इसके बाद अगले लेक्चर में हम द स्ट्रेंथ ऑफ डीईएस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।